दोस्तों नमस्कार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र का पहला दिन विपक्ष के नाम रहा। जैसा कि उम्मीद थी कि ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है, पहले ही दिन जो अटैक किया है विपक्ष ने वो नरेंद्र मोदी के लिए असहनीय था, क्योंकि आज विपक्ष एकजुट होकर के पहुंचा हुआ था। सबके हाथ में भारत का संविधान था। आपको याद होगा कि संविधान के मुद्दे पर ही विपक्ष नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने में कामयाब रहा। भले ही आज नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं तीसरी बार, लेकिन यह जीत इंडिया अलायंस की मानी जा रही है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव हो या के स्टालिन, वो अपनी इस जीत पर जश्न मना रहे हैं। स्मृति ईरानी ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर 99 सीट पर जश्न मनाती है तो हम 240 पर क्यों नहीं मना सकते। मैडम जी, आप तो अमेठी की हार पर भी जश्न मना सकती हैं, किसने आपको रोका है? बेशक जश्न मनाइए, लेकिन उन सवालों को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो आज राहुल गांधी ने पूछे। 15 मुद्दों की लिस्ट पूरी थमा दी राहुल गांधी ने। नीट पेपर घोटाले से लेकर के जंगल में लगती हुई आग, पानी की समस्या, रेल दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, ये सरकार के शुरुआती फेलियर 15 बड़े मुद्दे। जिस तरह की हीट वेव चल रही है उस पर कोई प्रबंधन नहीं सरकार का। राहुल गांधी के बारे में जो पहले से ही माना जा रहा था कि वो संसद से लेकर के सड़क तक संघर्ष करने के लिए तैयार है और मौजूद हैं, वही तेवर आज राहुल गांधी के दिखे और उनके तमाम साथी पार्टियों के सांसदों के। अखिलेश यादव ने तो एक अलग ही रंग लिया हुआ था। भारत की लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, उनके एक हाथ में भारत का संविधान था तो दूसरे हाथ में अवधेश पासी थे। 37 के 67 सांसदों के हाथ में बड़े संविधान थे, बड़े साइज के संविधान थे। बाकी हर राजनीतिक दल के सांसद, निर्वाचित सांसद के हाथ में छोटा वाला संविधान था। जब नरेंद्र मोदी पहुंचे शपथ लेने के लिए बतौर सांसद, संविधान दिखाए गए। धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने के लिए गए तो नीट नीट के नारे लगे, जो शिक्षा मंत्री का फेलियर है। नीट की परीक्षा रद्द, पेपर लीक, नेट की परीक्षा रद्द, पेपर लीक, तमाम इस तरह के CSIR के पेपर रद्द, परीक्षा पेपर लीक, ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा लगातार। कश्मीर में 3-4 बड़ी घटनाएं, छत्तीसगढ़ में नक्सल हमला, ये दिखाता है कि किस तरह से NDA की जो सरकार चल रही है वो शुरुआती दिनों में ही पस्त है। और अब तो वो हालात भी नहीं है कि एक अकेला सब पर भारी। 56 इंच के सीने के साथ नरेंद्र मोदी अपना छाती पीटते हुए, सारे विपक्ष को नजरअंदाज करते हुए, मजाक उड़ाते हुए और निकल जाएंगे। इस बार तो पार्लियामेंट के भीतर आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब अगर आप नहीं देंगे तो जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, बड़ी संख्या उनकी 230 से ज्यादा सांसद हैं और कुछ निर्दलीय मिलाकर के मामला बिल्कुल कांटे का है और तलवारें म्यान से निकली हुई। तो वो जो इशू है, अभी तो राहुल गांधी को उन मुद्दों पर भी आना है जिनके वादे करके वो आए थे। नौजवानों के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, बेरोजगारों को क्यों तंग किया जा रहा है। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए और ये जो पूरा माफिया तंत्र है पेपर घोटाले का, उस पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, किसकी जवाबदेही है? शिक्षा मंत्री को क्यों अभी तक रिजाइन नहीं किया गया है? इस बार तो छोड़ा रेल मंत्री को भी नहीं जाएगा। और राहुल गांधी की तैयारी तो सेनापति को घेरने की है, माने अमित शाह को भी नहीं बख्शने वाले हैं इस बार राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने पहले दिन ही जो बढ़त बनाई है, जिस तरह का उनका आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा था, और उस आत्मविश्वास और उस जीत का हौसला यह था कि नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले राहुल गांधी की तरफ हाथ जोड़े और उतनी ही सदाशयता दिखाते हुए राहुल गांधी ने भी हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया। इसे कहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष।
इसे कहते हैं सदन की कार्रवाई। लेकिन जिस तरह से टकराव के मूड में पहले दिन से ही नरेंद्र मोदी दिखाई पड़े, खास करके प्रोटेम स्पीकर के मामले को लेकर के, ये अभी टकराव आगे बढ़ेगा, लोकसभा स्पीकर को लेकर के होगा। और नरेंद्र मोदी ये अगर सोचते हैं कि इस बार वो स्मूथली 10 साल की तरह चलेंगे, तो इस बार वो स्थितियां नहीं हैं। इस बार फूलों का ताज नहीं है, बल्कि कांटों की सैया है, और जिस पर दो दो लोग सवार हैं पहले से। तो जो कांटों की चुभन लगनी है मोदी जी को, वो सोने नहीं देगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों लोग बैठे हैं स्पेशल पैकेज में ले दोनों राज्यों को, और अगर उनकी डिमांड पूरी करते हैं तो फिर मध्य प्रदेश ने क्या बिगाड़ा है, उड़ीसा ने क्या बिगाड़ा है, उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा है, दक्षिण भारत के और राज्यों ने क्या बिगाड़ा है, वो भी तो डिमांड करेंगे। जिस दिन एटीएम बंद हो जाएगा उसी दिन नायडू बाबू बाहर निकल करके आएंगे। और राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि बहुत सारे विपक्ष के सांसद उनके संपर्क में। महाराष्ट्र में अलग जूतम पैजार हो रहा है, वहां पर शिवसेना जो शिंदे साहब की है, असली शिवसेना जिसको बताया गया, वो कह रहे हैं कि हमको विधानसभा में अगर ठीक ढंग से टिकट नहीं दिए गए तो फिर वो अपना रास्ता ले सकते हैं। अजीत पवार उधर आंखें तरेर रहे हैं। अजीत पवार के बारे में लिख दिया आरएसएस ने कि साहब इनको तो मुक्त कर दीजिए, इनको तो सहयोग की जरूरत ही नहीं है। वो अलग ताल ठोकने के मूड में है। और इधर शरद पवार का कद इतना बढ़ गया है कि वो कुछ जो पुराने नेता हैं वो अब उनके साथ आ रहे हैं। असली वहां खेल तो उद्धव ठाकरे ने किया, पूरा कैंपेन। और कांग्रेस पार्टी को तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वहां फायदा मिला। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, जहां पहले से ही मामला बिखरा हुआ है। योगी आदित्यनाथ युवा हिंदू वाहिनी की मीटिंग कर चुके हैं। यहां तो अमित शाह की नजरें हैं कि साहब योगी को हटा दिया जाए। तो जो सिपाही सालार भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनको 10 साल में किनारे लगा दिया गया था, आज वो फिर से खड़े हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहता है कि दिल्ली हमारे पिता के सामने नतमस्तक है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अलग से अटैक किया है। ये जो छत्रप है वो फिर से बोलने लगे हैं। और इधर सामने राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो मुद्दों पर तो नरेंद्र मोदी को सांस नहीं लेने देगा। अभी तो कास्ट सेंसस का मुद्दा आना है, जाति जनगणना आप क्यों नहीं कराएंगे, नीतीश कुमार उसमें फंसेंगे। नीतीश कुमार तो इस मुद्दे को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। अगर नीतीश कुमार के उस एजेंडे पर नरेंद्र मोदी नहीं चलते हैं, कास्ट सेंसस नहीं कराते हैं, तो फिर घेरा जाएगा संसद से लेकर के सड़क तक। तो ओबीसी आपके हाथ से निकलेगा। इसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्या आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करेंगे? मौर्य साहब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के आएंगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? योगी आदित्यनाथ क्या छोड़ देंगे? ये जो परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हैं इस समय, उसमें वो वैसे ही नहीं सो पा रहे। और ऊपर से राहुल गांधी जिस ढंग से ताल ठोक रहे हैं, और उन्होंने कहा भी, खड़गे साहब ने कहा कि अहंकार अभी नहीं गया है, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। प्रोटेम स्पीकर पर तो आपने कर लिया, लेकिन स्पीकर वाले मामले पर आप क्या करेंगे? अभी तो आपको जवाबदेही तय करना है। और प्रधानमंत्री इस बार उस तरह से सत्ता नहीं चला पाएंगे जिस तरह से वो चलाते आ रहे हैं। अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी आधिकारिक रूप से होगा। और अगर राहुल गांधी कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर पहुंच जाते हैं, उस पद को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? जैसे आज उन्होंने हाथ जोड़े वैसे ही हाथ जोड़ करके रहेंगे। और अगर ये नहीं होता है तो जो लोकप्रियता इस समय राहुल गांधी की है, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा लोगों ने चाहा कि वो प्रधानमंत्री बने। ये अगर सर्वे दूसरे राज्यों में हो तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये जो हालात हैं वो आज पहले दिन ही उत्तेवर दिखा। पहले दिन ही राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी तरीके से बख्शने वाले नहीं हैं नरेंद्र मोदी को, और दो दो हाथ होकर के रहेगा। तो पहले दिन तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया हाथ जोड़ने के लिए, और इसके लिए भी कि अब वो 56 इंच की छाती के भीतर जो छोटा सा दिल है
वो दिल क्या बच्चा ही रहेगा या उस दिल को बड़ा करना पड़ेगा। भले ही वो दिल नीतीश और नायडू के लिए आप बड़ा करें, और अगर आप लोकसभा स्पीकर के लिए बड़ा नहीं करते हैं या आप आदिवासियों दलितों के आरक्षण के लिए, सरकारी नौकरियों, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए वो दिल बड़ा नहीं करते हैं, तो फिर एक राहुल गांधी तो बैठा ही है पार्लियामेंट के भीतर, वो बख्शने वाला नहीं है। इन मुद्दों पर वो खुल करके खेलने वाला है। और आज राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पाने के लिए है। इस चुनाव के नतीजे ने ही कह दिया कि जो हार करके भी जीते उसे बाजीगर कहते हैं। राहुल गांधी आज की राजनीति के बाजीगर बन चुके हैं और नरेंद्र मोदी को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। ये है समय का फेर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।